होप के तमाम पार्टिसिपेंट के पास फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी होगी, तो जल्दी से आर स्टूडियो ओपन कर लें। और फाइकस वाली फ़ाइल जो है वो इंपोर्ट कर लें। अच्छा, एक्चुअली कल हमारी क्लास थोड़ी डिस्टर्ब रही। मेरी जो है वो जूम की आईडी एक्सपायर हो चुकी थी, तो वो आज मैंने अगेन अपडेट करवा ली है। तो होप कि आज हमें जो है ना वो डिस्कनेक्ट का इशू नहीं आएगा। और एक इशू था हमारा जो शोर आ रहा था। पहले कुछ वीडियोस हमारी ठीक थी, लेकिन 3-4 वीडियोस जो चल रही हैं इसमें जो है ना बैकग्राउंड शोर बहुत ज़्यादा था। तो उसका भी मैंने सोल्यूशन जो है वो भी निकाल लिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो आपके पास आएगी वो नॉइज़ फ्री होगी। अच्छा, आज कल का जो हमारा टॉपिक था वो था अनोवा पे। यानी हमने जस्ट अनोवा तो किया, लेकिन असल हमारा पर्पस क्या था कि हमने टूल यूज़ करना सीखना था। एआई को हम जो है वो कैसे यूज़ करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं आर के ऊपर। होप कि आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो अप्लाई करना आ गई होंगी। आर को एआई को यूज़ करके या चैट जीटीपी को यूज़ करके जो है वो आर पे अप्लाई करना। यानी हम उसमें नाम चेंज कर सकते हैं, उसमें लेबलिंग चेंज कर सकते हैं, हम जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। इवन हर चीज़ जो है, जो आपके जहन में क्वेश्चन आता है वो आप एआई के थ्रू जो है वो आर के ऊपर चेंज करवा सकते हैं। तो होप कि आप लोगों ने यहाँ तक प्रैक्टिस भी की होगी। कुछ लोगों के पास जो है वो ग्राफ बना होगा, कुछ लोगों के पास नहीं बना होगा, कुछ के पास एरर आ गया होगा। तो आज अगेन हम अनोवे पे चलते हैं, लेकिन आज हम प्रैक्टिस करेंगे एआई टूल के बगैर। पहले हम एआई टूल के बगैर प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि एआई टूल की हेल्प लेके हम अपने अनोवा को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, उसमें क्या 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 चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, फ़ाइल इंपोर्ट कर लें दोनों। अगर आप लोगों ने यहाँ पे 9th बैच ओपन नहीं किया हुआ तो 9th बैच ओपन कर लें, ताकि आप जो काम यहाँ पे करें वो आपका सेव रहे। मेरे पास डेस्कटॉप पे पड़ी हुई फ़ाइल, ये मैंने इंपोर्ट कर ली है। आप लोगों ने भी होपफुली जो है फ़ाइल इंपोर्ट कर ली होगी। इंपोर्ट फ़ाइल। अब यहाँ पे जो आपके पास फाइल्स ओपन है एक्स्ट्रा, इनको क्लोज़ कर दें सबको। ये सारी फाइल जो है ना, ये एक्स्ट्रा जो ओपन है यहाँ पे, ये आप क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक न्यू स्क्रिप्ट ओपन कर लें। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि उस स्क्रिप्ट को इंपोर्ट करना है। उसको इंपोर्ट करने के दो तरीके हैं। जहाँ भी आपके पास फ़ाइल पड़ी हुई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये आपने जहाँ पे सेव की है ना आर वाली फ़ाइल, जो मैंने अभी आपको सेंड की है, anova.n।
उसको आप लोग ओपन करें। ओपन कैसे करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। ये फाइल मिल गई, ये अनोवा एन, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली आपको आर में ओपन कर देगा, ठीक है। एक तो तरीका ये है, अगर आपसे इस तरह जो है वो इंपोर्ट नहीं हो रही फ़ाइल, अगर आपके पास फ़ाइल का लोगो जो है वो शो नहीं हो रहा, तो आपको इस फॉर्म में जो है वो फ़ाइल शो हो रही होगी, इस फॉर्म में, ठीक है। ब्लू कलर होगा इसका, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस फॉर्म में होगी, ठीक है। यानी ये आर लिखा होगा और उसमें जो है वो ब्लू कलर होगा, यानी ये आर का मोनोग्राम है या लोगो है। तो इस तरह आपके पास शो हो रही होगी। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। अगर तो आपके पास इस तरह शो नहीं हो रही, तो फिर इसका एक और अल्टरनेट वे है कि आप आर पे आएँ, यहाँ पे आ जाएँ फाइल पे। फाइल पे आने के बाद यहाँ से ओपन फाइल पे आप लोकेशन पे चले जाएं। यहाँ पे लोकेशन है इसकी फ़ाइल की, ठीक है, ये, ठीक है, अनोवा एन। इस पर डबल क्लिक करें तो ये आपके पास आर स्टूडियो में यहाँ से डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। जी जल्दी से फ़ाइल इंपोर्ट करें और फिर डन लिखें, फिर हम अगले स्टेप पे चलते हैं। चलें, ठीक हो। अच्छा देखें, जैसे ही आपने फ़ाइल इंपोर्ट की तो आपको उसने ना ऊपर एक एरर दे दिया। उसने कहा ये पैकेज आपको रिक्वायर्ड है लेकिन ये इंस्टॉल नहीं है, क्या आप इनको इंस्टॉल करना चाहते हैं? आप इसको कहें जी ठीक है इंस्टॉल कर दें। आप यहाँ से ही इंस्टॉल भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास ये जो है ना वो एरर शो हो रहा है येलो कलर में, अगर तो शो हो रहा है, ठीक है, तो फिर आप यहाँ से ही इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर ये आपको शो नहीं हो रहा तो फिर ये नीचे लिखे हुए हैं इनके इंस्टॉलेशन के कोड, इसको थ्रू हम इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा, ये हम बात बार बार कर रहे हैं कि जब भी हमने कोई एनालिसिस करना है आर के ऊपर, तो जो पहला क्वेश्चन हमारे जहन में आना चाहिए कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा। तो अनोवा का जब हमारे जहन में कंसेप्ट आता है, अनोवा हमने करना है, तो जो पहला क्वेश्चन हमारे जहन में आएगा वो ये है कि इसके लिए पैकेजेस कौन से यूज़ होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट दी है पैकेजेस की, जिसमें ggplot2 है, ggtheme है, मर्ल्ड कम्प व्यू है, डिप्लेयर है और मर्ल्ड कम्प है। तो ये वाले पैकेजेस जो हैं ये यूज़ होंगे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के लिए, अनोवा के लिए, ठीक है। इनको आप ठीक है, अगर आपको शो हो रहा है तो आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी क्लिक करें तो इंस्टॉल हो जाएगा, ये देखें, तो ये इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। और अगर आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, ggplot2 आपके पास है, पहले चेक कर लें कौन कौन से पैकेजेस आपके पास हैं, उनको आप ना जो है वो इंस्टॉल करें। जो आपके पास पैकेजेस नहीं है जस्ट वही इंस्टॉल कर लें। तो हम क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, हम प्रोफेशनली काम नहीं कर रहे, जस्ट हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर हम ये दोबारा इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारी जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी इंस्टॉलेशन की। तो ये भी मैंने इसको लगा दिया, ओके, आप भी इसको इंस्टॉल करें। तो जल्दी से ये 5 जो है ना पैकेजेस इंस्टॉल कर लें, और ये इंस्टॉल करने के बाद इनको लाइब्रेरी करें और फिर डन दबाएं, और फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। मेरे पास ये पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं, आपके पास भी होपफुली ये जल्दी जो है वो इंस्टॉल हो जाएंगे।
काइंडली जिनके पास इंस्टॉल्ड हो चुका है वो इंस्टॉलेशन के बाद इसको लाइब्रेरी कर लें। तो मेरे पास भी जस्ट एक पैकेज रह गया है, वो भी होपफुली जल्दी जो है वो इंस्टॉल हो जाता है। मेरे पास जस्ट देखें थोड़े से जो है ना वो रह गया है। शायद आप लोगों के पास इंटरनेट जो है बहुत अच्छा है और उसने फ़ौरन आपको इंस्टॉल करके दे दिया। अच्छा जी, मेरे पास भी जो है ये इंस्टॉल हो चुका है। तो आप लोगों के पास भी, सबके पास तकरीबन इंस्टॉल हो गया है। अब मैं इसको लाइब्रेरी कर लेता हूँ। 1 बाय 1 कर लें या सबको इकट्ठा सेलेक्ट करके कर लें लाइब्रेरी, फिर भी लाइब्रेरी हो जाएगा। आप 1 बाय 1 करते हैं तो भी लाइब्रेरी जो है वो हो जाएगा। तमाम जो मेरे पास पैकेजेस हैं ये 1 बाय 1 लाइब्रेरी हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखें मैंने एक वर्ड यूज़ किया टिब्बल। ये थोड़ा सा समझने वाला है। इससे पहले हम कल str यूज़ करते रहे। str ficus, तो वो हमें क्या देता है, हमारे फाइल की समरी, हमारे फाइल का डाटा सेट बताता है। ठीक है, तो ये भी टिब्बल भी सेम है। यानी टिब्बल हम जो है ये डीप्लायर फंक्शन है, इसमें यूज़ करते हैं टिब्बल। ठीक है, अगर हमने ये पैकेज किया हुआ है तो हम टिब्बल को यूज़ कर सकते हैं। यानी सेम पर्पस है str का और टिब्बल का। हम इसको करके देखते हैं और फिर हम ये भी डिस्कस करते हैं कि हम इसको टिब्बल क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए हमने टिब्बल कर लिया। अब इसने हमें क्या किया कि इसने हमें डाटा सेट दे दिया, टेबल हमारा बना के दे दिया ना। जो str है वो आपको रो की फॉर्म में डाटा देता है। मैं अगर आपको str करके दिखाऊँ, यहाँ पे str, यहाँ पे लिख लेते हैं ficus और इसको रन करें। अच्छा, ये देखिए ये रोज़ की फॉर्म में हमें डाटा दिखा रहा है इस तरह, और टिब्बल जो हमें वो टेबल की फॉर्म में डाटा दिखा रहा है। और ये साथ हमें बता रहा है कि ये DBL1 का मतलब होता है न्यूमेरिक डाटा। ठीक है, यहाँ पे न्यूमेरिक डाटा के साथ NUM लिखा हुआ है, ये फ़र्क है। यहाँ पे लिखा हुआ है NUM, वहाँ पे न्यूमेरिकल डाटा के साथ है DB1। ठीक है, DB1 ये जितने भी जिसके साथ DB1 लिखा हुआ है वो वाला डाटा जो है वो न्यूमेरिक है। और CHR ये डाटा करैक्टर है, यानी इसमें करैक्टर शामिल है, और बाकी डाटा जो सारा है वो न्यूमेरिकल है, उसमें कोई किसी किस्म का कोई करैक्टर शामिल नहीं है, कोई लेटर शामिल नहीं है, इसलिए इसको हम न्यूमेरिक डाटा कहते हैं। अब ये हमने इसको टेबल कर लिया। अच्छा, कल हमने जब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस रन किया था, शायद आपके पास हुआ नहीं हुआ, जब मैंने इसको कॉपी किया ChatGPT से, उसने हमें एरर दिया एक। उसने कहा ये आपका डाटा जो है इसमें फैक्टर्स नहीं है, उसमें फैक्टोरियल डाटा नहीं है, करैक्टर डाटा है। तो आपने क्या करना है, अपने डाटे को फैक्टर में कन्वर्ट करना है, फैक्टोरियल डाटा में। ठीक है, अब हम इस कोड को रन करते हैं। देखें, चेंज CHR डाटा टू फैक्टोरियल डाटा, पहला स्टेप ये हमारा ये, यानी हमारे पास जो CHR वाला डाटा होगा ना, जितना भी, चाहे वो 1 कॉलम है, चाहे वो 2 कॉलम है, चाहे वो 3 कॉलम है, चाहे वो 4 कॉलम है, उन सब को हमने फैक्टर में चेंज कर देना। ठीक है, क्योंकि जब हम अनोवा लगाते हैं तो हम वहाँ पे फैक्टर यूज़ करते हैं, करैक्टर यूज़ नहीं करते। अब हम किस चीज़ को फैक्टोरियल करना चाहते हैं, ये हमारे पास फाइल है एक, उसका नाम है फ़ाइकस, और उसमें कॉलम है स्पीशीज़, ये मैंने इसका नाम रख दिया। ठीक है, यानी फ़ाइकस फाइल का कॉलम स्पीशीज़ को मैं फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, ये फैक्टर, आगे फ़ाइकस $स्पीशीज़। अब ये देखें, यहाँ से असल हमारा कोड यहाँ तक है, ये वाला ये कोड है। ठीक है, बाकी ये जो चीज़ें हैं ना, ये वाली ये चीज़ें जो हैं, ये जस्ट हमने इसका नाम रखा है। मैं यहाँ पे जस्ट इसको फैक्टर स्पीशीज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखें
जस्ट इसको स्पीशीज़ कर दूँ तो भी ये कोड रन हो जाएगा। ये देखें, फिर भी ये कोड रन हो गया और इसने मुझे स्पीशीज़ का एक आर्गूमेंट बना के दे दिया। ये देखें, यहाँ पे इसने मुझे स्पीशीज़ का एक आर्गूमेंट बना के दे दिया ना। लेकिन मैंने अब आगे कोड में स्पीशीज़ फाइकस स्पीशीज़ लिखा हुआ है ताकि मुझे याद रहे कि मैंने कौन सी स्पीशीज़ के डाटे को जो है वो फैक्टर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, आज हम अनोवा भी साथ सीखेंगे। अनोवा करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। जिस तरह हम बॉटनी की लैब में चले जाएं ना, तो आपने चले माइक्रोस्कोपी करते हैं। ठीक है, आज आपने माइक्रोस्कोपी करनी है, तो माइक्रोस्कोपी करने के भी कुछ स्टेप होते हैं। माइक्रोस्कोप तक सैंपल लाने से पहले हम सैंपल के साथ बहुत ज़्यादा खेलते हैं। कभी सैंपल को धो रहे होते हैं, कभी सैंपल को काट रहे होते हैं, कभी उसको और बारीक कर रहे होते हैं, कभी उसके ऊपर जो है वो पानी का ड्रॉप लगा रहे होते हैं। ऐसे ही है ना, यानी सैंपल को तैयार कर रहे होते हैं। तो अनोवा के लिए हमने सैंपल कैसे तैयार करना है, हमने पहले अपना डाटा सेट चेक करना है कि हमारे डाटा सेट में है क्या। ये पॉइंट नोट कर लें जब भी हमने अनोवा निकालना है। आज हम अनोवा भी सीखेंगे, कल हमने जस्ट AI टूल को अप्लाई किया था, अनोवा नहीं सीखा था अनोवा क्या होता है। आज हम अनोवा भी सीखेंगे और साथ AI टूल को इफ़ेक्टिव वे से यूज़ करना भी सीखेंगे। अच्छा, फर्स्ट स्टेप जो है अनोवा का, जब भी आपने अनोवा लगाना है तो पहला स्टेप कि पैकेजेस कौन से यूज़ होंगे, ये तो हर एनालिसिस के लिए लाजमी है। ठीक है, फिर जिस तरह देखें आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो मटेरियल मेथड लिखते हैं तो उसके स्टेप होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप बाई आप चलते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप जो है ना वो माइक्रोस्कोपी पहले कर लें और सैंपल को जो है वो बाद में धोएं। वो हर एक स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है हमें। ठीक है, इसी तरह जब हम आर में कुछ एनालिसिस करते हैं तो हमें तमाम एनालिसिस में हर काम के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। अच्छा, पहला स्टेप तो हो गया, हमने फाइल को टिबल करके देखना है कि हमारे डाटा सेट में फैक्टर है या नहीं। हमारे डाटा सेट के अंदर कोई फैक्टर मौजूद है या नहीं। देखिए, हमने टिबल किया और उसको देख लिया कि हमारे सेट में कोई फैक्टर नहीं है। तो हमने क्या करना है, पहला काम, जो हमारा CH4 वाला डाटा है यानी करैक्टर वाला डाटा है उसको फैक्टर में कन्वर्ट करना है। ये देखें, ये कोड मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। अगर ये कोड आपके सामने ना लिखा हुआ हो तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए आपने ये कोड लिखना है फैक्टर। ठीक है, जस्ट आप फैक्टर यूज़ करेंगे तो आपका जो अच्छा, सॉरी, शायद नेट इशू की वजह से कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि जो है ना फैक्टर की, यानी सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये चेक करना है कि आपके डाटा में फैक्टर हैं कि नहीं है। ठीक है, यानी हमारे पास जो डाटा है वो फैक्टर्स पर मुश्तमिल है या नहीं। अगर तो उसमें फैक्टर नहीं है तो हमने जस्ट क्या करना है, फैक्टर। अब मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यानी ये देखें, अब हमारे जो डाटा सेट है जी अकमल साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? ये मैसेज आया आपका कि आवाज़ नहीं आ रही, शायद पहले थोड़ा इशू था। अब क्लियर है आवाज़? ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे आप लिखें फैक्टर। ये देखें फैक्टर, ये बेसिक फंक्शन है, ये आपको जो है ना वो इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो ये बेसिक फंक्शन शायद ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आर के अंदर बेसिक मौजूद होती हैं। जैसे मोबाइल में मैसेजेस का ऑप्शन होता है, डायलर होता है, कैलेंडर होता है, ये बेसिक ऑलरेडी उसमें मौजूद होती हैं, हमें वो इंस्टॉल नहीं करना पड़ती ना। अच्छा, यहाँ पे अब हम फैक्टर बना रहे हैं। जस्ट हमने लिखना है फैक्टर, आगे फाइल का नाम, फाइल का नाम क्या है, फाइकस। अब कौन से कॉलम को हम बनाना चाह रहे हैं, फैक्टर स्पीशीज़। बस इस तरह का कोड आपने लिखना है और आपका डाटा जो है वो फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
देखिए इसने अब क्या किया कि हमारे डाटे को फैक्टर में कन्वर्ट करके दे दिया। अब हमने क्या किया, इस कोड का एक नाम रख दिया। उसका नाम हमने क्या रखा, फाइकस स्पीशीज़, यानी फाइकस की जो कॉलम है स्पीशीज़, इसको हमने वेक्टर कर दिया। ठीक है, तो मैं अगेन इस कोड को रन कर लेता हूँ ताकि जो है वो कोई एरर ना आए। ये कोड आपने रन करना है। ठीक है, वो जस्ट हमने नाम रखा है। यहाँ पे आप कोई भी नाम इसका रख सकते हो, अपने नाम से रख सकते हो, अकमल रख सकते हो, अजमल रख सकते हो, अमजद रख सकते हो, जो आपको नाम इजीली आप इसको रिमेंबर कर सकें वो आप इसका नाम रख सकते हो। लेकिन बेस्ट ऑप्शन या बेस्ट सजेशन ये है कि जो स्टेप आपका परफॉर्म कर रहे हैं उस पर स्टेप की बेस के ऊपर इसका नाम रखें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में आपको समझ आ जाए। ठीक है, अच्छा दूसरा एक क्वेश्चन आया अकमल साहब का कि सर टिबल का क्या फंक्शन है। एक्चुअली टिबल हमारे डाटे को जो है ना वो इसका पोस्टमार्टम कर देता है। पोस्टमार्टम समझते हैं, हमारे डाटे को फरोल देता है, यानी इसमें से उसको ना क्लियर कर देता है कि हमारे डाटे के अंदर क्या क्या चीज़ें। देखिए मैं आपको टिबल करके दिखाता हूँ। ये टिबल, ये देखें, ये इसने हमें बता दिया जी हमारे पास जो डाटा है ये वाला, इसमें ये न्यूमेरिकल डाटा है ये सारा। ठीक है, और ये वाला डाटा जो है ये कैटेगोरिकल डाटा है, ये हमें बताता है। ये आप STR करके भी देख सकते हैं, ये आप टिबल करके भी देख सकते हैं, दोनों चीज़ें सेम है। टिबल में क्या है कि आपको डाटा जो है कॉलम की फॉर्म में मिलता है। STR में डाटा जो होता है, ये देखें मैं STR भी करके आपको दिखा देता हूँ। STR में जो डाटा होता है वो आपको रोज़ की फॉर्म में मिलता है, ये देखें इस तरह। ठीक है, ये इस फॉर्म में है, और यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिक और CHR। वहाँ पर जस्ट DB1 लिखा हुआ था। DB1 मीन कि ये न्यूमेरिकल डाटा है। अच्छा, होप कि यहाँ तक आपको ये स्टेप क्लियर होंगे। अच्छा, मैं इस कोड को डिलीट कर देता हूँ, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, 2 दफ़ा लिखने हो गए। अच्छा, अब अगेन हम इसको टिबल करके देखते हैं। ठीक है, यानी अब पहले फैक्टर तो नहीं था ना, पहले सिंपल था, अब हमने इसको फैक्टर में कन्वर्ट किया है। अब अगेन चेक करते हैं करके क्या ये फैक्टर में कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ। अब ये कह रहा है जी आपका जो है ना इसने एरर दे दिया हमें। ठीक है, अनइनिशिएटेड कॉलम स्पीशीज, देखें यहाँ पे हमारे स्पेलिंग की मिस्टेक है। वहाँ पे एस जो है ना वो कैपिटल है, यहाँ पे हमने स्मॉल लिखा हुआ है। ठीक है, एस क्या है, कैपिटल, यहाँ पे हमने स्मॉल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हम क्या करेंगे, कैपिटल कर देंगे। अब इसको रन करते हैं। यहाँ पे भी हम ये आप कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि ये आप अपना नाम रख रहे हैं ना अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पे आप छोटे बड़े स्पेलिंग कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पे आप एक दफ़ा फिक्स कर देंगे और फिर आप इसको जब नेक्स्ट यूज़ करेंगे तो फिर आपने इसके स्पेलिंग ठीक रखने हैं। अब इस कोड को रन करते हैं। हाँ, अब देखें ये रन हो चुका है। और हाँ, अब यहाँ पे देखें कॉलम 5 के साथ फैक्टर लिखा हुआ आ रहा है, आपके पास भी ये फैक्टर लिखा हुआ आ रहा होगा। तो मैं अगेन आता हूँ नोवा फाइल पे। यहाँ पे अब अगेन हम इसको टिबल करके देखते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको टिबल करेंगे तो ये हमें अगेन टेबल शो कर देगा। ये देखें, अब यहाँ पे ये FCT शो कर रहा है, पहले यहाँ पे CHR शो कर रहा था, मैं ऊपर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें ये CHR शो कर रहा है, इसी तरह जैसे ऊपर भी ये CHR शो कर रहा है, ये देखें ये CHR है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको एक दफ़ा फैक्टर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये इसके फैक्टर चेंज हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखें, अनोवा के लिए हमारे पास फैक्टरल डाटा होना चाहिए। एक स्टेप तो हमारा मुकम्मल हो गया। ठीक है, अब हमने अगला स्टेप क्या करना है, कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने कैलकुलेट करना है, यानी हमने ये देखना है कि हमारे डाटे का मीन क्या है और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, और उसके बाद हम उसके ऊपर अनोवा लगाएंगे। तो इस पर रन करते हैं इसको। अब ये देखें, ये कोड भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये कोड एक्चुअली यहाँ से शुरू हो रहा है। ग्रुप बाय का मतलब होता है कि हमने इकट्ठा कर लेना है फाइकस स्पीशीज़, यानी फाइकस की स्पीशीज़ है ना, उसकी बेस पे हमने इसको इकट्ठा करना है, उसकी बेस पे हमने इसकी मीन निकालनी है। यानी हमारे पास 50 रेप्लिकेट हैं S1 के, 50 रेप्लिकेट हैं S2 के और 50 रेप्लिकेट हैं S3 के। तो इसकी बेस के ऊपर हमने क्या करना है कि अनोवा जो है वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो निकालनी है।
तो ग्रुप बाय फाइकस स्पीशीज़। अब यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसको बोलते हैं पाइप ऑपरेटर। ये कल भी आया था हमारे पास, तो इसका नाम है पाइप ऑपरेटर। ये क्यों यूज़ होता है? ये इसलिए यूज़ होता है कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि जिस तरह केमिस्ट्री में एक रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो नेक्स्ट आने वाले रिएक्शन में वो रिएक्टेंट होते हैं, फिर उस रिएक्टेंट के सेकंड जो रिएक्शन है उसके जो रिएक्टेंट थे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, और वो जो प्रोडक्ट बनते हैं ना सेकंड के, वो थर्ड के रिएक्टेंट होते हैं। तो जहाँ पे ये पाइप ऑपरेटर लगा होता है, इट्स मीन कि ये इसके जो रिज़ल्ट्स होंगे इस डाटे के, ठीक है, इस कोड के जो रिज़ल्ट होंगे उसको ये वाला यूज़ करेगा एज आ इनपुट। नेक्स्ट स्टेप उसको इनपुट के तौर पे यूज़ करेगा, ठीक है। फिर देखें, फिर पाइप ऑपरेटर लगा हुआ है। अब इसके जो आउटपुट होगी वो इस थर्ड वाली लाइन के अंदर एज आ इनपुट यूज़ होगी। यानी मैं अगर अगेन आपको यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लिख के बता दूँ तो आप उसको ज़्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। यानी हमारे पास दो रिएक्टेंट है, ठीक है, ये रिएक्टेंट है। जब इनका रिएक्शन हुआ तो हमारे पास, एक मिनट है, रिएक्टेंट, रिएक्शन के बाद हमारे पास बने प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोडक्ट है ना, ये पी वाले, ये सेकंड रिएक्शन में ये रिएक्टेंट होंगे और इससे आगे नया प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट है। इसी तरह थर्ड में अब ये क्यू जो है ये रिएक्टेंट बन गए और ये टी जो है ये प्रोडक्ट बने। तो सेम इसी तरह यहाँ पे देखें, ये जो रिएक्शन है ये वाला, ये जो कोड है, स्क्रिप्ट है, इसके जो आउटपुट होगी वो यूज़ होगी यहाँ पे एज आ रिएक्टेंट के। इसी तरह इसकी जो आउटपुट है वो यूज़ होगी थर्ड वाले में एज आ इनपुट के तौर पे। तो फर्स्ट लाइन तो हमें समझ आ गई कि यहाँ पे हमने ग्रुपिंग करनी है फाइकस स्पीशीज़ की बेस के ऊपर। उसके बाद समराइज़, इसको समराइज़ करना है पेटल विड्थ मीन की बेस के ऊपर, ठीक है। यानी हमने एक इसका नया नाम रख दिया पेटल विड्थ मीन, और मीन इज़ इक्वल टू पेटल विड्थ। यानी हम यहाँ पे एक ही वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं, पेटल विड्थ को, ठीक है। अब इसको साथ हम बता रहे हैं कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करनी है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है पेटल विड्थ की, ठीक है। अब अगेन हम उसको बता रहे हैं कि पेटल विड्थ का जो रिज़ल्ट आएगा उसको अपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इस कोड को मैं रन करता हूँ, देखते हैं ये क्या करता है। आप इस कोड को रन करें। कोड रन हो गया, मेरे पास आ गया मीन डाटा। देखें हमने इस फाइल का नाम क्या रखा था, मीन डाटा। तो मेरे पास ये मीन डाटा वाली फ़ाइल बन के, जब भी आप इस तरह का देंगे ना कोड, यानी ये इक्वल साइन, यानी ये लेस देन और माइनस का साइन जब लगाएंगे आप, तो और साथ इसका कोई नाम रखेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे ग्लोबल इन्वायरमेंट में कोई ना कोई चीज़ प्रोड्यूस होनी चाहिए। अगर प्रोड्यूस नहीं हुई तो इट्स मीन कि हमारे कुछ कोड में, स्क्रिप्ट में कोई एरर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो मीन डाटा का आ गया। आप देखें यहाँ पे चेक करते हैं, ये देखें अब इसने 3 स्पीशीज़ निकाल के दे दी हमें। पहले हमारे पास क्या थे, कितने कॉलम थे, 150 कॉलम थे। अब हमें उसने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के दे दी हमारे डाटे की। देखिए मीन भी कैलकुलेट कर दी और स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है ना वो AI टूल को यूज़ करके बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखेंगे। जस्ट ये नहीं कि हम जो है वो एक ही पे अनोवा कर रहे हैं, जस्ट हम इसी पे रहेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो हैं वो हमारे पास जस्ट AI सीखने के लिए इस बैच में भी उन्होंने ज्वाइन किया, ऑलरेडी वो ट्रेनिंग कर चुके हैं। तो वो कहीं परेशान ना हो जाए कि हम अगेन वही ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी मैंने आपको ये एक वेरिएबल पे किया है, अभी हम AI टूल को यूज़ करके इसको मल्टीपल वेरिएबल के ऊपर परफॉर्म करेंगे। अच्छा, यहाँ तक मैंने परफॉर्म कर लिया, ठीक है। मैंने इसको रन कर दिया, हमारे पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकला है। अब हमने अनोवा निकालना है। अब देखें अनोवा में किस पर निकालना है, मेन डाटा के ऊपर, ठीक है। और सॉरी फाइकस वाली फ़ाइल जो है उसके डाटा के ऊपर, ये वाली फ़ाइल। अब हम क्या करते हैं, इसका जो है वो निकाल लेते हैं अनोवा। अनोवा के लिए जो हमारे पास कोड है वो ये है, ठीक है। ये इतना कोड है,
इसमें AOV ये एनोवे के लिए है, और इसमें हम किसके पे मालूम करना चाहते हैं, पेटल विड्थ और स्पीशीज़ के दरमियान। यानी हम ये देखना चाहते हैं क्या स्पीशीज़ चेंज होने से पेटल विड्थ चेंज होती है, यानी स्पीशीज़ 1 इसकी पेटल विड्थ कितनी है, अगर हम स्पीशीज़ 2 पे चले जाते हैं तो क्या दोनों की पेटल विड्थ सेम रहती है या इंक्रीज़ होती है। स्पीशीज़ 3 पे चले जाते हैं तो क्या इनकी जो पेटल विड्थ सेम है या इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। तो ये इफ़ेक्ट चेक करना चाहते हैं। तो डाटा हमारे पास क्या है, फाइकस, और इसको रन करते हैं। और ये देखें इसने हमें एक आर्गूमेंट बना के दे दिया, और अगेन हम इसकी समरी चेक करते हैं। ये देखिए एक्चुअली अनोवा क्या होता है कि ये हमारे हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। हाइपोथेसिस मीन कि जिस तरह हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, एक साइड पे हम ऐसा प्लांट लगाते हैं जिसको हम स्प्रे वगैरह दे रहे हैं, और दूसरा हम कंट्रोल रखते हैं। इसी तरह अनोवा में भी जब हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं तो एक हमारा हाइपोथेसिस होता है और एक नल हाइपोथेसिस होता है। नल हाइपोथेसिस मीन कि हमारे हाइपोथेसिस के उल्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको ये एग्जांपल क्लियर करने लगा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये नोट कर लें अगर आप अनोवा को अच्छी तरह इफ़ेक्टिवली यूज़ करना चाहते हैं। 2 पार्टिसिपेंट हैं हमारे पास, एक है हमारे पास अकमल साहब हैं और दूसरे हैं जमशेद अली साहब। ठीक है, जमशेद अली साहब कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इनका हाइपोथेसिस क्या है। जमशेद साहब कहते हैं इनका क्या कहना है कि ये कहते हैं कि स्पीशीज़ में पेटल विड्थ के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है, यानी तमाम स्पीशीज़ की पेटल विड्थ सेम है, नो डिफरेंस। ठीक है, बेस्ड ऑन पेटल विड्थ, ये इनका हाइपोथेसिस है जमशेद साहब का। ठीक है, दूसरा है अकमल साहब का। अकमल साहब कहते हैं कि डिफरेंस है, all species differ based on पेटल विड्थ। यानी 2 हमारे पास हाइपोथेसिस हो गए। एक जमशेद साहब कहते हैं कि नो डिफरेंस, और अकमल साहब कहते हैं डिफरेंस। अब हमने जो नो वाला है ना, ये नल हाइपोथेसिस है, ये हमारे हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर उल्टा है हमारे हाइपोथेसिस के। यानी हम कहते हैं कि डिफरेंस है और जमशेद साहब कहते हैं ये डिफरेंस नहीं है। अब हमने इस क्वेश्चन का आंसर देना है बाय स्टैटिस्टिक्स। जमशेद साहब मैं जस्ट चेक करता हूँ, अभी जस्ट ये बात थोड़ी सी अंडरस्टैंड कर लें कि ये हाइपोथेसिस को कैसे रिजेक्ट या एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब कहते हैं जी हम एक वैल्यू रख लेते हैं। हम कहते हैं अगर ये वैल्यू आई 0.05 से कम, लेस, इट्स मीन कि हमारा डाटा जो है वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, और अगर 0.06 आ गई तो इट्स मीन नॉन सिग्निफिकेंट। अगर तो हमारा जो रिज़ल्ट हैं ये इससे अनोवे के रिज़ल्ट इससे कम आए तो अकमल साहब की बात ठीक होगी, और अगर इससे ज़्यादा आ गए 0.06 तो ये जमशेद साहब की बात ठीक होगी। तो हमारा यहाँ पे कंसेप्ट बना हुआ है कि हमारे अनोवे के रिज़ल्ट हर दफ़ा सिग्निफिकेंट ही आने चाहिए।
अगर हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करते हैं ना, इसका असल मकसद होता है कि हमने जो फील्ड से डाटा लिया है ना, उस डाटे को देखना क्या उस डाटे के अंदर डिफरेंस है कि नहीं है। तो बाज़ का क्या होता है कि हमारे डाटे के अंदर डिफरेंस नहीं निकलता, लेकिन हमें गाइड किया जाता है कि आप इसमें डिफरेंस पैदा कर लें। हालांकि वो बात गलत है। देखें, दो बातें हैं ना, एक जमशेद साहब कह रहे हैं कि इसमें डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं है। अकमल साहब कह रहे हैं डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर इसमें डिफरेंस निकल आया है तो इट्स मीन के अकमल साहब की बात ठीक है। लेकिन अगर इसमें डिफरेंस नहीं आ रहा तो अकमल साहब क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर देंगे। जहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 है हाइट, वहाँ पे 50 कर देंगे तो उसमें डिफरेंस आ जाएगा। देखें, एक स्पीशीज़ की 5 है, दूसरे की 7 है, तीसरे की आप 21 पे ले जाएं तो ऑलरेडी उसमें डिफरेंस आ जाएगा ना। तो वो फिर क्या होगा, हमारी जो रिसर्च है वो रिसर्च नहीं रहेगी। वो जो है वो समझ लें कि हमने उसको डाटा मैनिपुलेट करके एक जस्ट थीसिस लिख दिया है या एक आर्टिकल लिख दिया है, लेकिन उसमें हमें भी ये डाउट होगा कि हमने ये डाटा गलत ऐड किया है। तो असल मकसद जो है अनोवा का वो ये होता है कि हमने अपने डाटे को वेरीफाई करना, क्या हमारे डाटे के अंदर सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है। देखिए, हमने 3 स्प्रे अप्लाई किए, आप चेक करना चाहते हैं कि स्प्रे के रिज़ल्ट बेहतर हैं। ठीक है, किसी के रिज़ल्ट बेहतर नहीं आ रहे, किसी के रिज़ल्ट बेहतर है नहीं आते। आप क्या करते हैं कि 1-2 वैल्यू चेंज कर देते हैं तो उसके रिज़ल्ट बेहतर हो जाते हैं। अब देखें, वो चीज़ ही गलत है, उसका रिज़ल्ट ही सिफर है। हमने उसको जस्ट सिग्निफिकेंट शो करने के लिए, ये लाजमी नहीं कि आपका डाटा सिग्निफिकेंट हो। हम रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च मीन कि हमने उसको रियलिटी सामने लेके आनी है। रियलिटी मीन कि उसकी हकीकत सामने लेके आनी है कि उसमें डिफरेंस है या उसमें डिफरेंस नहीं है। और वो एक मनस्क्रिप्ट बनेगा, वो एक बुकलेट की फॉर्म में बनेगा और वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा। और अगर हम ये गलत इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते रहे तो ये हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन एट द एंड गलत होनी है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप नोट कीजिएगा कि अगर डिफरेंस नहीं आ रहा तो इट्स मीन कि वाकई डिफरेंस नहीं है, तो आप वहाँ पे उस पर डिफरेंस ना शो करें। हाँ, अगर आप थीसिस के लिए करना चाहते हैं, आपको कोई मजबूर करता है कि आप इसमें रेडी चेंज करके थीसिस सबमिट करवाएं और जांच छुड़ाएं, तो फिर वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन है वो गलत। बहरहाल, अच्छा, बात ये मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि अनोवा हम क्यों लगाते हैं। क्लियर हो गया, हम अपने हाइपोथेसिस को या रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें, अकमल साहब का हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है। ये देखें, हमारे पास जो रिज़ल्ट आया ना, इसके साथ 3 स्टार लगे हुए हैं। 3 स्टार मीन कि हमारा जो रिज़ल्ट है ये 0 पे है और ये हाईली सिग्निफिकेंट है। यानी हम ये कह सकते हैं कि तीनों स्पीशीज़ में पेटल विड्थ की बेस के ऊपर हाईली सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ पे अब इसको जो है वो क्लियर कर रहा हूँ। ये देखिए, अच्छा, जब नेक्स्ट आ जाते हैं, अनोवा हमने निकाल लिया। अब अनोवा ने हमें जस्ट इतना बताया कि इसमें डिफरेंस है, ये नहीं बताया कि कितना डिफरेंस है। लेकिन हमें बता रहा है कि यार ये 2 चीज़ें दोनों मुख्तलिफ हैं। कैसे मुख्तलिफ हैं ये भी तो बतानी है ना। देखिए, आप 2 पर्सन खड़े हैं सामने, उनकी शक्लें डिफरेंट हैं। अकमल साहब और जमशेद साहब को ले लेते हैं, दोनों की शक्लें डिफरेंट हैं, इनकी जो है वो हाइट डिफरेंट होगी। तो आप कहते हैं ये दोनों डिफरेंट हैं, ये बता दिया डिफरेंट है। अब ये कैसे डिफरेंट हैं, किन करैक्टर के लिहाज से डिफरेंट हैं, इनमें कितना फ़र्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनके जो हाइट है वो उसमें कितना फ़र्क है, कितना उसमें डिफरेंस है, वो हमें बताएगा टुके टेस्ट। यानी अनोवा हमें बता देगा कि इसमें डिफरेंस है और टुके टेस्ट बताएगा कि इसमें कितना डिफरेंस है। तो टुके टेस्ट लगाते हैं। अब टुके टेस्ट जो है ये अनोवा के रिज़ल्ट पे लगता है, टुके टेस्ट डायरेक्ट नहीं अप्लाई होता। ठीक है, इसको रन करते हैं। ये रन हो चुके हैं। अब टुके के रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये इसने हमें जो है वो एक टेबल बता दिया। अब ये कह रहा है जी स्पीशीज़ 2 और 1 में इतना डिफरेंस है। ये देखें, 1.08 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, लोअर वैल्यू ये है, हायर वैल्यू ये है। 3 और 1 में ये डिफरेंस आ रहा है, देखें। और 3 और 2 में 0.70 का डिफरेंस आ रहा है। इट्स मीन के 2 और 3 में डिफरेंस बहुत कम है, लेकिन 1 और 3 और 1 और 2 में डिफरेंस ज़्यादा है। बात क्लियर हुई है?
यहाँ पे ये बात क्लियर हुई है, पॉइंट क्लियर हुआ है। ठीक हो गया। यानी अनोवा हमें बताएगा कि इसमें डिफरेंस है, आगे टूके टेस्ट बताएगा कि कितना डिफरेंस है इसके अंदर। अच्छा, अब हम इनका कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। यानी जो तीनों स्पीशीज़ का कि इनमें जो है वो टूके की बेस के ऊपर के डिफरेंस आ रहा है। तो जिस तरह ये हमने टेबल में हमने कंपेयर किया 1 और 2 का, 1 और 3 का, 2 और 3 का, ठीक है। तो उसके लिए जो फंक्शन यूज़ होता है वो GLHT, जनरल लीनियर हाइपोथेसिस टेस्ट, ठीक है। GLHT जनरल लीनियर हाइपोथेसिस टेस्ट, ये मैंने साथ लिख दिया हुआ। तो इसके लिए हम अनोवा का कोड रन करते हैं। अब ये कह रहा है जी एरर इन मैं कुड नॉट फाइंड द फंक्शन GLH। ये कह रहा है जी आपके पास GLH नहीं है। अब हमने ये देखना है कि GLH नहीं है, ये एरर आ गया ना। अब हम यहाँ पे चैट GTP की हेल्प लेते हैं। इट्स मीन कि हमारा यहाँ आपके पास ये एरर आ रहा है GLHT नॉट फाउंड। हमारे ऊपर जो पैकेजेस हैं इनमें से कोई पैकेजेस शायद एक्टिवेट नहीं हुआ। इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं अगेन, फिर देखते हैं रन करके, फिर भी एरर आ रहा है। तो आपके पास ये चेक करें, एरर आ रहा है, सेम एरर आ रहा है। अच्छा जी, ये देखें, अब देखें ये रन हो चुका है। ये जब मैंने तमाम पैकेजेस को, हाँ, तो आप अगेन ऊपर जाएं, इन तमाम जो है इनको सेलेक्ट करें इकट्ठा, सेलेक्ट करने के बाद इनको रन करें। इनको रन करने के बाद अगेन आ जाएं, क्योंकि ये फंक्शन कह रहा है ना, फंक्शन मीन कि हमारा कोई पैकेज जो है वो एक्टिवेट नहीं हुआ हुआ। तो अब हम इस कोड को रन करते हैं। तो देखें कोड रन हो चुका है मेरे पास, और यहाँ पे देखें मेरे पास GLHT का आर्गूमेंट भी बन गया। ये देखें, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, जब भी ये लेस देन और माइनस का साइन आ जाए ना, तो आपने ये बात जहन में बिठा लें कि जब भी हमने ये कोड रन करना है ना, तो इसका कुछ ना कुछ हमें ग्लोबल इन्वायरमेंट में टेबल या इसका कुछ रिज़ल्ट शो होने हैं। अगर शो नहीं हुए तो इट्स मीन कि इसमें कोई एरर है। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, एक्सट्रैक्ट ग्रुप लेटरिंग यूजिंग CLD कम्पैक्ट लेटर डिस्प्ले, ठीक है। अब हमने इसकी लेटरिंग निकालनी है, यानी कंपैरिजन करना है और लेटरिंग निकालनी है। लेटरिंग मीन कि जैसे आपने पेपर में देखा होगा कि कुछ के साथ A लिखा होता है, कुछ के साथ AB, कुछ के साथ BC। जैसे अभी मैंने आपको ये टेबल शो किया ना, ये छोटा सा, इसको अगर हम लेटरिंग में कन्वर्ट कर दें ना, आप देखें 1 और 2 ये तकरीबन इसमें डिफरेंस इतना है, 1 और 3 में डिफरेंस इतना है, और 2 और 3 में जो है वो डिफरेंस यहाँ तक है। तो अगर 2 और 3 के साथ आ जाए BB, इट्स मीन कि इनमें डिफरेंस कम है। इसके साथ आ जाए A, इसके साथ B और इसके साथ AB आ जाए, तो इट्स मीन कि इनके साथ डिफरेंस जो है वो बहुत कम है। तो यहाँ पे हम लेटरिंग करते हैं, तो फिर ये आपको बात क्लियर हो जाएगी। तो ये फंक्शन हम यूज़ करते हैं CLD कम्पैक्ट लेटर डिस्प्ले। ये क्या करेगा, टूके GLH ये जो हमने किया, देखें ना, अब हम उसके आउटपुट को यूज़ कर रहे हैं। इसके ऊपर अब हम लगाएंगे लेटरिंग। ये लेटरिंग क्या करेगा कि हमें जो है वो इसके लेटर बना के दे देगा। अच्छा, अकमल साहब के बाद, अच्छा सर, GLHT वाला एरर आ रहा है आपके पास, जनरल लीनियर हाइपोथेसिस टेस्ट, ठीक है। आप देखें यहाँ पे आपके पास पैकेजेस सारे जो हैं वो इंस्टॉल हुए हैं। इनको इकट्ठा लाइब्रेरी करें, बल्कि 1 बाय 1 करें, 1 बाय 1 इनको लाइब्रेरी करें। देखें नीचे लाइब्रेरी हो रहा है, हो गया। देखें बाज़ का ऐसा होता है कि जब हम इकट्ठा रन करते हैं ना, तो एक उसमें से एरर दे देता है, बाकी चल जाते हैं। तो हम ये समझते हैं कि सारे जो हैं वो चल गए। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप तमाम जो हैं वो इसको लाइब्रेरी करें। और ये मल्ट कम्प व्यू का फंक्शन है, ये मल्ट कम्प व्यू और मल्ट कम्प, इनको एक्टिवेट कर लें। देखें मेरे पास सारे एक्टिवेट हो चुके हैं।
अब आप इनको अगेन एक्टिवेट करें 1 बाई 1 करके, ठीक है। और मल्ट कंप व्यू और मल्ट कंप ये दोनों लाजमी करें, तो आपके पास जो है ये एरर नहीं आएगा। अच्छा, अब हमने जो है ना ये लेटरिंग भी कर ली है। ये ग्रुप लेटर देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास बन गए हैं। ये देखें, ये हमारे पास इसने हमें एक रॉ फॉर्म में डाटा दे दिया है। और अब हम इसको व्यू करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। ये तो रफ फॉर्म में है ना, तो ये हमारे काम का नहीं है, तो हम इसको जो है वो टेबल कर लेते हैं, ठीक है। बल्कि इसको पहले ये एडिंग ग्रुप लेटर टू द मेन डाटा। अब जो हमने लेटर निकाले हैं ना ये वाला लेटर, ठीक है, ग्रुप लेटर, इसको हम मेन डाटा के साथ ऐड कर लेते हैं। मेन वाला कॉलम ये जो हमारे पास है ये वाला, ठीक है, तो इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे अभी देखिए हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन है और 3 ही वेरिएबल है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो 4 हो जाएंगे हमारे पास वेरिएबल। हाँ, यहाँ पे देखें, जैसे मैंने उसको ऐड किया तो यहाँ पे 4 वेरिएबल हो गए। अब इसको क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये ए बी सी आ गया ना। इट्स मीन के तीनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, यानी ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है। हाँ, अगर किसी में ऐसे होता ए बी, यहाँ पे ए होता, यहाँ पे ए बी होता और यहाँ पे सी होता है, तो इट्स मीन के स्पीशीज़ 2 और स्पीशीज़ 3 ये आपस में बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक तरीन है, इसमें वेरिएशन बहुत कम है, ठीक है। तो इट्स मीन तीनों को डिफरेंट जो है वो अलाट हुए। तो ये शो करता है कि पेटल विड्थ की बेस के ऊपर तीनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। अब हम आ जाते हैं बार प्लॉट की तरफ। हमने बार प्लॉट बनाना है, ठीक है, बल्कि ये टेबल दिया हुआ है। अगेन आप टेबल करके देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको जो है वो शो हो जाएगा, ये देखें, ठीक है, इसमें भी लेटरिंग आपको शो हो रही है। अब हम इसका प्लॉट बनाते हैं। ये वाला कोड आप बार बार पढ़ चुके हैं, वही चीज़ें सारी लिखी हुई हैं, ठीक है। यानी स्टैटिक क्या है, पेटल की, और आप क्या क्या चीज़ें रखना चाहते हैं, सब कुछ वही लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जस्ट एक चीज़ ऐड हुई है, रैप, फेसिट रैप, ठीक है। ये शायद अभी आपने नहीं किया, या अगर कर लिया तो मैं अगेन आपको यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ ये क्या है। अच्छा, हम इसको रन करते हैं। ये देखें, ठीक है, ये हमारे पास एक टेबल बन गया, सॉरी ग्राफ बन गया इस फॉर्म में। लेकिन हमें चाहिए कि हम चाहते हैं कि एक ही ग्राफ में सारी चीज़ें शो हों। हम इसको कैंसिल करते हैं और फेसिट रैप का ऑप्शन जो है ये डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये एक्चुअली फेसिट रैप हुआ है। फेसिट रैप हम तब करते हैं जब हमारे पास डाटा सेट ज़्यादा हो, तो हम उसको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर लेते हैं। हाँ, ये देखें, ये अब इसने हमें जो है ना वो एक ही प्लॉट के अंदर, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। हाँ, ये देखें, ठीक है, कि अब उसने क्या किया कि हमें एक ही उसने प्लॉट के अंदर तीनों चीज़ें एडजस्ट करके दे दी हैं। लेकिन ये इसने जस्ट हमें पेटल विड्थ के दरमियान निकाल के दिए, पेटल विड्थ के दरमियान। अब आपका काम शुरू होने वाला, आपका टास्क शुरू होने वाला है। टास्क क्या है? कल हमने AI टूल को यूज़ करना सीखा था, जस्ट आज हम उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं अब आपको छोटा सा एक टास्क देने लगा हूँ, जो आपने AI टूल को यूज़ करके अप्लाई करना है, ठीक है। सर, जो एरर दे रहा है वो मुझे काइंडली शेयर कीजिएगा। जो आपके पास एरर आ रहा है वो शेयर कीजिएगा। एरर को कॉपी करके इधर पेस्ट कर दें। एरर को कॉपी करें और चैट में पेस्ट कर दें, या उसका स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। जी, बाकी पार्टिसिपेंट के पास
कोई एरर तो नहीं आया, ग्राफ बन गया है। हाँ, आपका जो है ना वो ग्रुप लेटर वाला कोड रन नहीं हुआ। ग्रुप लेटर वाला देखें कोड, ये वाला कोड मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन शो हो रही है आपको, ये वाला ग्रुप लेटर्स, ठीक है। ग्रुप लेटर किधर है, ग्रुप लेटर वाला कोड देखें, ये वाला कोड, ठीक है। लाइन नंबर 47 पे मेरे पास ये वाला कोड आपका रन नहीं हुआ। आप इस कोड को रन करें और अगेन सारे कोड जो हैं वो रन करें, तो आपके पास जो है ये ग्राफ बन जाएगा। हाँ, आपका प्लाट इसलिए नहीं सेम होगा क्योंकि आपने जो है ना ये रैप यहाँ तक मैंने इसको डिलीट कर दिया ना, प्लस यहाँ पे होगा फेसिट रैप। जमशेद साहब यहाँ पे आए आखिर पे, मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे देखें एंड पे आपके पास यहाँ पे होगा फेसिट रैप। मैं अगर इसको ये देखें, ये आपके पास ऑप्शन होगा फेसिट रैप का, ठीक है। तो मैंने ये फेसिट रैप डिलीट कर दिया। अगर मैं इसको फेसिट रैप करूँ तो ये उस तरह शो होगा जिस तरह आपके पास शो हो रहा है, ये देखें, ठीक है। तो मैंने जस्ट किया कि यहाँ से फेसिट रैप को डिलीट कर दिया। ये जैसे मैंने फेसिट रैप को डिलीट किया है और अगेन मैंने इसको रन किया है, तो ये मेरे पास उस तरह का प्लाट बन चुका है। फेसिट रैप आपने तब यूज़ करना है जब आपके पास ग्राफ बहुत ज़्यादा डेंस हों, तो आप उनको सेपरेट करने के लिए जो है वो छोटे छोटे ग्रुप बना सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब मैं आपको छोटा सा एक टास्क देने लगा हूँ जो अभी आपने कंप्लीट करके सोना है। टास्क क्या है पहले इसको समझ लें। ये हमने किया है जस्ट पेटल विड्थ की बेस के ऊपर। आपने यहाँ से फेसिट रैप डिलीट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि जब हम इसको मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए करेंगे ना तो ये हमें इशू देगा, इसलिए हमने फेसिट रैप को अभी रहने देना है, ठीक है। या बल्कि आप डिलीट कर लें, ये आपको अलग से टास्क दूंगा, फेसिट रैप करें इसको, ठीक है। ये फेसिट रैप प्लस फेसिट रैप को डिलीट करना है यहाँ तक, यानी प्लस और फेसिट रैप डिलीट कर लें। अच्छा, जियोम बार ये कोड कह रहे हैं समझा दें। स्टैट आइडेंटिटी, ये देखें, ये मैंने पहले भी आपको बताया कि जो बार ग्राफ होता है ना इसमें स्टैट इन्वॉल्व होती है, तो आपने ये स्टैट आइडेंटिटी लिखना है, ठीक है। शो डॉट लीजेंड, ये कह रहा है जी लीजेंड शो होने चाहिए, मैंने लिख दिया फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ़ की जगह पे टी, तो मुझे लीजेंड भी शो होंगे। देखें, ये देखें लीजेंड आ रहे हैं स्पीशीज़ के, S1 S2 S3। और अगर मैं इसको लीजेंड को लिख देता हूँ, किधर गया ये, फॉल्स, एफ़ लिख देता हूँ, तो वहाँ से ये लीजेंड गायब हो जाएंगे, ठीक है। ये लीजेंड के लिए। अब है विड्थ, देखिए बार की विड्थ कितनी है, मैं कर देता हूँ 8। देखें इसकी जो है ना विड्थ इंक्रीज़ हो गई है ये वाली, मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 2। ये देखें बिल्कुल छोटा सा हो गया, ठीक है। हम इसको 5 कर लेते हैं एवरेज, ये अब ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे पहले जियोम एरर बार। अब ये जो एरर बार है ना ये इसके बारे में कुछ आ रहा है, ठीक है। एस्थेटिक, इसमें YMIN वाई मिनिमम, या अगर आपको याद हो, आपने अगर कोई अनोवा टेबल बनाया हो या किसी पेपर में देखा हो तो वहाँ पे होता है प्लस माइनस, यानी मीन वैल्यू के साथ प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर लिखा होता है प्लस माइनस में। प्लस माइनस 0.05 0.01 प्लस माइनस होता है साथ, ठीक है। तो वो हम बता रहे हैं वाई मिनिमम, पैडल विड्थ, मीन, SD स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने रखना है। वाई मैक्सिमम सेम वही चीज़, ठीक है, यानी मिनिमम भी वही रहेगा और मैक्सिमम भी वही रहेगा। अब इसकी विड्थ है, ये विड्थ जो है ना ये इसकी है, ये जो आपको एरर बार नज़र आ रहा है ना ये इसकी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ 4 या 5 कर देता हूँ, इसको रन करता हूँ,
ये देखें इसकी विड्थ जो है ये इंक्रीज़ होगी है ना। मैं इसको कर देता हूँ 2 कर देता हूँ या 1 कर देता हूँ। अगेन इसको रन करते हैं, ये देखें इसकी विड्थ जो है वो कम होगी। अब उसके बाद अगला हमने एक और फंक्शन ऐड कर दिया जियोम टेक्स्ट, ठीक है, यानी हमने इसको लेबल कर दिया, जैसे हमने लास्ट टाइम टाइटल दिया था उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप लेबल भी कर सकते हैं। एक्स पे हमने लिख दिया पेटल विड्थ मीन, ये देखें पेटल विड्थ मीन। तो यहाँ पे मैं इसको इंक्रीज डिलीट कर देता हूँ, जस्ट मैं लिख देता हूँ मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, ये देखें मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसको रन करते हैं। इसने कुछ हमें एरर दे दिया, क्योंकि हमारे पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वाला जो है वो हमारे पास कोई कॉलम नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको नहीं यूज़ कर सकते। तो हम इसको क्या करते हैं कि ये प्लस का साइन निकाल देते हैं यहाँ से, और ऐसे लिखते हैं मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। अब चेक करते हैं रन करके, देखिए ना ये एरर दे रहा है, ये कह रहा है जी कोई एरर है यहाँ पे, ठीक है। बहरहाल हम इसको भी नहीं छेड़ते। अब इसको रन करके चेक करते हैं, अब ये रन हो चुका है, ठीक है। अच्छा उसके बाद वाई जस्ट इसको हम कर लेते हैं वी जस्ट, इसको हम कर लेते हैं 7। अब देखें क्या होता है, यानी टेक्स्ट जो है इसके ऊपर ये ऊपर चला गया, ठीक है। और थीम जो है हमारे पास वो क्लासिक है, यहाँ से आप थीम को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप लिख लें अंडरस्कोर, यहाँ पे आप कर लें एक्सेल न्यू कर लें और रन करें, आपके पास ये फॉर्म में थीम आ चुका है, ठीक है। अच्छा ये तो जस्ट थी उसकी रीडिंग थी कि हमने इसको पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है। अच्छा आज का जो आपका टास्क है वो क्या है, अभी हमने जो प्लॉट बनाया ना, ये हमने बनाया एक वेरिएबल पे पेटल विड्थ पे, और हमने एनोवा निकाला। ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ एक स्क्रीन ओपन करके, ये आप नोट कर लीजिएगा। ये जो आपका होमवर्क है या आपका जो है टास्क है वो क्या है। आपने आज क्या काम किया है, आपने एनोवा निकाला है, एनोवा टू टेस्ट विद बार ग्राफ, ये आज आपने काम किया है, ठीक है। किसके दरमियान, पेटल विड्थ एंड स्पीशीज, ये एक वेरिएबल है। अब आपने क्या करना है, ये आपने खुद अब करना है, और होपफुली कि आप ये परफॉर्म कर सकोगे खुद ही, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है जी, हमारे पास जो अदर वेरिएबल्स हैं, यानी आपने स्पीशीज़ और जो 4 वेरिएबल्स हैं, जिसमें मैं शार्ट इसके लिख रहा हूँ पेटल लेंथ, सेपल लेंथ, पेटल विड्थ, सेपल विड्थ, ठीक है। ये 4 वेरिएबल्स का अनोवा चेक करना है एक ही कॉलम में, एक ही टेबल के अंदर, एक ही ग्राफ के अंदर, ठीक है। तो आपने क्या करना है जी, आपने ये कोड कॉपी करना है, मैं पॉइंट भी दे रहा हूँ, गाइड भी कर रहा हूँ। इस सारे कोड को आपने उठा लेना है, इसको उठा लेना है, चले जाना है चैट जीटीपी पे, इस पूरे कोड को उठाना है, चैट जीटीपी पे कॉपी करना है, उसको बताना है कि आई हैव दिस स्क्रिप्ट, ये लिख के फिर कोड पे ये पेस्ट कर दें। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो फाइल है ना फाइकस वाली, इसको आपने टिबल कर लें या str कर लें। str करने के बाद जो str का रिज़ल्ट आएगा उसको आपने कॉपी करना है, और वो कॉपी करके चैट जीटीपी पे चले जाए। अब वहाँ पे पेस्ट नहीं करना,
अब उसको बताएं कि आई हैव अ डाटा सेट नेम फाइकस, इट्स str डाटा इज़ हेयर, प्लीज़ in above code only one variables is compared with species, so I want to calculate ANOVA for all variables। ठीक है, उसको ये बताएं कि मैं तमाम वेरिएबल्स के लिए ANOVA निकालना चाहता हूँ या निकालना चाहती हूँ, तो वो आपको तमाम वेरिएबल्स के लिए ANOVA के लिए एक नया स्क्रिप्ट लिख के दे देगा। ठीक है, वो स्क्रिप्ट आपका यूज़ करेगा, सिर्फ इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके आपको जो है वो एक नया स्क्रिप्ट लिख के दे देगा। तो ये आज आपने परफॉर्म करना है और होपफुली कि कल शाम तक आपने ये परफॉर्म करके मुझे शेयर करना है, और कल शाम तक कोई भी इशू आए आपको इस दौरान तो वो आपने मेरे साथ शेयर करना लाजमी। बहुत शुक्रिया सर। टाइम काफ़ी अप हो गया है, तो चले मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर करता हूँ और आप जो है वो प्रैक्टिस शुरू करें। अगर अभी आपको कोई इशू आ रहा है तो अभी आप जो है वो चैट पे मैसेज पे डिस्कस कर सकते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।